अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हो कि अभी हम हमारे चौथे चैप्टर की बात कर रहे हैं और आज हम इसके चौथे चैप्टर में इसका तीसरा हिस्सा देखेंगे। इससे पहले वाले जो हमारे दो हिस्से हुए, हमने उसमें सबसे पहले व्यवस्था तंत्र यानी इंतज़ामी ढांचे की तारीफ़ देखी, उसकी खुसूसियात देखी, उसकी जो प्रोसेस है वो देखी। फिर जो हमने इसका दूसरा हिस्सा देखा उसमें हमने इसकी दो किस्में देखी, रैखिक व्यवस्था तंत्र और कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र। आज हम इसके तीसरे हिस्से की बात करेंगे जिसका नाम है अवैधिक व्यवस्था तंत्र, जिसका उर्दू आप लोग लिखोगे गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा। गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा। इसकी तारीफ़ बयान करते हुए हेनरी फेवल क्या कहते हैं, देखिए। કોઈપણ સભાનતાપૂર્વકના હેતુ સિવાય સામૂહિક પરિણામોમાં ફાળો આપવા માટે આપોઆપ રચાયેલું આંતરિક સંબંધોનું માળખું એટલે અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર कि किसी भी एक मकसद को पूरा ना करना हो, किसी मकसद को पूरा ना करना हो, ये सिर्फ अपने जो अंदरूनी ताल्लुकात है ना, इनको मजबूत करने के लिए जो खुद ब खुद एक ढांचा तैयार हो गया है उसको कहते हैं अवैधिक व्यवस्था तंत्र। ये गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा। ये गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा किसके बीच में बनता है? काम करने वाले लोगों के बीच में बनता है। जैसे आपका भी स्कूल में कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड होगा, है ना, आप उसके बाजू में बैठना पसंद करते हो, उसके घर पे जाके लेसन कंप्लीट करना पसंद करते हो, उसके साथ बैठकर सवाल जवाब याद करना पसंद करते हो। आपको कोई चीज़ में समझना पड़ती हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के ही पास जाते हो, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि मेरी इससे बहुत अच्छी बनती है। यही हुआ अवैधिक व्यवस्था तंत्र यानी गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा कि इसमें आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है कि आपको इससे दोस्ती करनी है या आपको इसको अपनी सारी पर्सनल बातें बतानी है, आपको इसके साथ नाश्ता करना है, आपको इसके बाजू में बैठना है, ऐसा नहीं है। ये मानवीय संबंध यानी इंसानी ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी किससे अच्छी बनती है, किससे नहीं बनती है ना। तो ये हुआ हमारा गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा। ये खुद ब खुद बन जाता है, ये कोई बनाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो अवैधिक इंतज़ामी ढांचा है, हम ये नहीं कह सकते कि ये रस्मी इंतज़ामी ढांचे से अलग है, नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये इंतज़ामी ढांचे की ही परछाई है। ये कहें कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये जो अवैधिक व्यवस्था तंत्र है, जो हमारा गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा है, इसकी खुसूसियात क्या क्या है? इसकी खुसूसियात देखो, सबसे पहला है अवैधिक माળખું, यानी आप ये जो ढांचा बना है ये कुदरती रीत से बनाए है ना, गैर रस्मी है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। फिर दूसरा मानव वर्तन पर आधारित कि ये इंसानी ताल्लुकात पे डिपेंड करता है कि हमें किसके साथ रहना अच्छा लगता है, जिसके शौक़ हमारी तरह हो, जिसकी आदतें हमारी तरह हो, जिसके इंटरेस्ट हमारी तरह हो, जो हमारी तरह सोचता हो, है ना। तो ऐसे हमारे काम की जगह पे भी होता है। जैसे स्कूल में होता है कि हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है, वैसे काम की जगह होता है कि कोई हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है। परिवर्तनशील, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि इसमें बदलाव भी तो आते हैं। जैसे अभी आपने 10वीं पास की, हो सकता है आप 10वीं में आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और था, फिर 11वीं में आप इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल में आ गए तो 11वीं में आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और हो गया। वैसे ही इंतज़ामी ढांचे में होता है, कारोबारी इकाई में होता है कि कोई एक कर्मचारी था, अगर उसका तबादला किसी एक डिपार्टमेंट में से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया हो तो फिर आप किसी और को अपना अच्छा फ्रेंड बनाते हो, उसको अपना अच्छा फ्रेंड मानते हो। फिर आएगा सार्वत्रिक कि ये सिर्फ सनदों में है, ऐसा नहीं है, ये हर जगह है। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि स्कूल में, वैसे आप टीचर्स में भी देखते होंगे कि हमारी किसी एक पर्टिकुलर से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ना। या आप मम्मी को देख लो आपकी कि आपकी अम्मी की एक पर्टिकुलर आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ ज़्यादा बनती होंगी। ये हुआ सार्वत्रिक कि ये हर जगह है। फिर अवैधिक माहिती संचार कि इसमें जो खबर रसानी होती है वो गैर रस्मी है, रस्मी नहीं है। ये बहुत तेज़ी से होता है और ये हमेशा मौखिक स्वरूप में, यानी आप मुंह से कहते हो। जैसे अभी मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई नई चीज़ आई है ना, तो आप तुरंत दूसरे दिन आ जाके अपने दोस्त को कहते हो कि मेरे यहाँ पे तो मेरे बड़े वाले भाई को हमने नई बाइक दिलाई है। तो ये गैर रस्मी खबर रसानी हुई। इसके बाद नानू कद कि इसका कद कैसा है, लेकिन छोटा है, क्योंकि ये आप पर्टिकुलर लोगों के बीच में शेयर करते हो। आप हर किसी को बोलोगे
कि मेरे घर पे ये नया आया है, नहीं। वैसे क्या है, एक मुलाजिम हर किसी को जाके बोलेगा मेरे घर पे ये नया आया है, मेरे साथ ये हुआ है, नहीं। जो उसका बेस्ट होगा, जो थोड़ी उसकी क्लोज होगा, उसी को कहेगा। अंकुश नो अभाव, इसमें काबू की कमी है, और इसमें काबू करने की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ तक मेरी राय है या मेरी समझ है। वो इसके लिए क्योंकि हमने देखा कि मैनेजमेंट का एक खुसूसियत ये भी है कि आपको संकलन, सबके बीच में ताल्लुकात बना के रखने, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, सबको जोड़कर रखना है। तो जब तक उनके बीच में आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, तब तक आप कोऑर्डिनेशन कैसे कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसका जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है वैदिक व्यवस्था तंत्र है पूरक। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो रस्मी इंतज़ामी ढांचा है उसको कंप्लीट करने का काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हालांकि अभी जदीद दौर की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा गैर रस्मी इंतज़ामी ढांचा है इसकी अहमियत बहुत बढ़ रही है। क्यों इसकी अहमियत बढ़ रही है? क्योंकि इसकी वजह से जो सनदों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं मुलाजिमों के बीच में, या जो तू में होते रहती है, बोलचाल होती रहती है, वो सब नहीं होती है। इसके बाद का जो हमारा इंतज़ामी ढांचा है उसका नाम है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका उर्दू लिख लेंगे सांचे का इंतज़ामी ढांचा। ये एक सांचा रेडी होगा। कैसे एक सांचा रेडी होगा? देखो, सबसे पहले तो 1 मार्क्स में भी आपको आ सकता है, आपको याद रखना है कि इंतज़ामी ढांचे का सबसे जदीद चेहरा अगर कोई है तो वो है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, यानी सांचे का इंतज़ामी ढांचा। इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 अलग अलग ढांचों में आप अपने इंतज़ाम को तकसीम कर दोगे, है ना। जिसमें पहले में निर्णय प्रक्रिया नो भाग, यानी पहले में आप कौन सा फैसला लोगे, कब लोगे, कैसे लोगे, एक आपने वो पार्ट बना दिया, एक वो हिस्सा बना दिया। और दूसरा जिसमें आप टेक्निकल प्रश्न देखोगे, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट का ढांचा। और इन दोनों ढांचों को मिलाकर जो ढांचा रेडी होता है उसको कहते हैं सांचे का ढांचा। कौन से 2 इंतज़ामी ढांचों को मिलाकर हमारा सांचे का इंतज़ामी ढांचा बनेगा? सबसे पहला निर्णय प्रक्रिया नो भाग, कि जो फैसले लेने का हमारा एक हिस्सा है उसको, और दूसरा टेक्निकल को। इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को जोड़कर जो हमारा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सांचे का इंतज़ाम। इसकी बनावट कैसी होती है? इसमें कार्यानुसार विभागीकरण और प्रोजेक्ट विभागीकरण, यानी काम के मुताबिक आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया और आपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बना दिया, है ना। अब इस इंतज़ामी ढांचे में आप क्या करोगे? हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दोगे। आपके जितने प्रोजेक्ट होंगे आप उतने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाओगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर को जो अपनी जिम्मेदारी है उसको मुकम्मल वक्त पर पूरी करनी होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर ये जिम्मेदारी पूरी कब करेगा? जब उसका जो स्टाफ है वो उसका साथ देगा। तो उसको स्टाफ उसका साथ दे, उसके लिए उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। कैसे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे? इससे पहले जो हमने देखा था, पैदावारी विभाग हो गया हमारा, है ना, तकनीकी विभाग हो गया, ना टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। मगर इसमें जो हुकूमत है वो कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब इसमें हुकूमत डबल कैसे हो जाएंगे? कि सबसे पहले आपको जनरल मैनेजर की भी बात माननी पड़ेगी कि जनरल मैनेजर आपको क्या हुक्म दे रहा है, वो आपसे क्या काम करने के लिए कह रहा है। प्लस जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है आपको उसकी बात भी मानना पड़ेगी कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो हुकूमत है, जो सत्ता है, वो कैसी हो जाएगी? जनरल मैनेजर की तरफ से। यानी एक ये जो आपको खड़ी लाइनिंग में दिख रही है ये हो गई जनरल मैनेजर की तरफ की हुकूमत, और जो आपको आड़ी लाइनिंग में दिख रही है ये हो गई आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से हुकूमत। तो जो सत्तानो प्रवाह है, जो हुकूमत है, वो कैसी हो जाएगी? यहाँ पे डबल हो जाएगी। कौन से व्यवस्था तंत्र में? श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में, जिसका नाम है सांचे का इंतज़ाम। हालांकि इस इंतज़ामी ढांचे में टेक्नोलॉजी और कामगिरी ये दोनों को मिलाकर काम किया जाता है, जिससे जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, जो नताइज हमें मिलते हैं वो बहुत बेहतर मिलते हैं। इसके बाद
हम अब बात कर रहे हैं विकेंद्रीकरण की, यानी डिसेंट्रलाइजेशन के। कुछ कारोबारी इकाइयाँ कैसी होती है जो सारी हुकूमत सिर्फ अपने पास रखती है, यानी जो सिर्फ आला सतह में ही हुकूमत का मरकज़ होता है, उसे कहते हैं केंद्रीकरण, है ना, कि उन्होंने सारी हुकूमत को अपने मरकज़ में, अपने केंद्र में, अपने सेंटर में रख लिया है। मगर कुछ कारोबारी इकाइयाँ ऐसी होती है जो इन हुकूमत को दरमियानी सतह और निची सतह वालों को भी देने का हुक्म करती है कि तुम चाहो तो अपने कारोबार से मुतालिक डिसीज़न ले सकते हो, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण की तारीफ बयान करते हुए हेनरी फेयोल ने क्या कहा? हेनरी फेयोल ने कहा, ताबेदारों ने सत्ता सौंपणी करी, कार्य विभाजन करी, निर्णय प्रक्रिया में शामिल करवा एटले विकेंद्रीकरण। इसका उर्दू लिख लेंगे। ताबेदारों को हुकूमत तकसीम कर काम को तकसीम कर फैसलों के अमल में शामिल करना, यानी विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जिस सतह में निज़ामी काम होने वाले हैं उस सतह को फैसला लेने की हुकूमत दे देना, उसे कहेंगे विकेंद्रीकरण। अब इसकी अहमियत क्या है कि क्यों आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, क्यों आप विकेंद्रीकरण कर रहे हो? तो इसके वैसे हम जो पॉइंट टू पॉइंट अहमियत देखेंगे उसमें पहला पॉइंट है त्वरित निर्णय, यानी आसानी से फैसले ले लेना, कि आपको किसी की राय नहीं लेने जाना है ना, आपको किसी की सलाह नहीं लेनी है, आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, आप आपकी सतह में जो चाहे वो बदलाव कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? अपनी सतह में त्वरित निर्णय हो, यानी आसानी से फैसले ले सकते हो। उसके बाद आता है उच्च सपाटीना कार्यभार में घटाड़ो, यानी जो आला सतह है उसके काम के बोझ में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी? क्योंकि उन्होंने जो दरमियानी सतह और नीची सतह है उनको भी फैसला लेने की हुकूमत दे दी है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अभिप्रेरण में वधारो। अभिप्रेरण यानी एक तरीके की हौसला अफजाई, कि दरमियानी सतह और नीची सतह की क्या होंगी? हौसला अफजाई होंगी। क्यों हौसला अफजाई होंगी? उन्हें ऐसा लगेगा कि चलो हमारे जो आला सतह वाले हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने हम पर इतना विश्वास किया, उन्होंने हम पर इतना भरोसा किया कि हमें फ़ैसला लेने का पावर भी दे दिया। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट हमारा, संचालकीय प्रतिभानो विकास, यानी जो हर एक मुलाजिम के अंदर, हर एक कामदार के अंदर एक मैनेजर के गुण रहे हुए ना, छिपे होते हैं। हम सब में कोई ना कोई गुण होता है जो छिपा हुआ होता है, ज़रूरत होती है सिर्फ उसे बाहर निकालने की। तो जब आप उनको ये फ़ैसला लेने की हुकूमत दे रहे हो तो उससे ये जो इनमें एक मैनेजर छुपा हुआ है ना, जो इनके अंदर छुपा हुआ है, जो इनको भी पता नहीं है, इसका विकास होगा, इसकी तरक्की होगी। इनके अंदर जो प्रतिभा है, इनके अंदर जो टैलेंट है, जो मैनेजर बनने का टैलेंट है, उसकी तरक्की होंगी। इसके बाद आता है असरकारक अंकुश। जाहिर है कि जब इन्हें हुकूमत दे दी गई है तो ये जो काबू करेंगे वो भी कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी कारोबारी इकाई पर पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद आता है संवादितानुसर्जन, यानी अब जो सारे गिरोह हैं, है ना, जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमारे उत्पादन विभाग था, वेचाण विभाग था, खरीद विभाग था, हमने देखा था। तो ये जो सारे विभाग हैं, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, है ना। तो इनका आपस में एक दूसरे से क्या बढ़ेगा? ताल्लुक़ बढ़ेगा। अब ताल्लुक़ बढ़ेगा तो इनके बीच में जो मतभेद वगैरह कभी हुए भी होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इनके जो ताल्लुक़ है वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे बनेंगे। यहाँ पर हमारे विकेंद्रीकरण की अहमियत ख़त्म होती है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि विकेंद्रीकरण करते हुए जब हमारी दरमियानी सतह और नीची सतह को हुकूमत तकसीम कर रहे हैं, तब एक छोटा सा हुदूद है विकेंद्रीकरण का, कि अगर आपकी कारोबारी इकाई बहुत छोटे पैमाने पर है, आपका कारोबार बहुत छोटे पैमाने पर है, तो वहाँ पे ये डिसेंट्रलाइजेशन, ये विकेंद्रीकरण, ये गैर मरकज़ी ढांचा, ये इतना काम में नहीं आता। क्यों काम में नहीं आता?
क्योंकि अगर आपकी छोटी सी कारोबारी इकाई है तो वहाँ पे आपको जो आपके रहस्य जो आपके राज हैं, है ना, उनको छुपा के रखना होगा। लेकिन यहाँ पर तो हर एक सतह के पास सारे राज हैं, हर एक सतह को हुकूमत दी गई है, हर एक सतह कारोबार की हर एक चीज़ को जानता है। तो यहाँ पे आप जो आपके राज है इसको छुपा नहीं पाओगे। और ऐसे हालातों में जो विकेंद्रीकरण है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने श्रेणिक व्यवस्था तंत्र देखा, सांचे का इंतज़ाम देखा, और उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी तारीफ़ और उसकी अहमियत देखी। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले पीरियड में अब सत्ता सौंपड़ी यानी हुकूमत को तकसीम कैसे करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो देखेंगे।